बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़े भावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ख़ान मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आप साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रह चुके हैं। आप साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर साल 1996 में रह चुके हैं। आप साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं। आप साबिक एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के रह चुके हैं। आप जी नाजरीन, अगर सर के हवाले से बात करें तो आप मेंबर फेडरल काउंसिल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। आज हम कानून के हवाले से बात करेंगे, सियासत के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं, मौजूदा सियासत के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आइए सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? गुजारिश है कि मैंने भावलपुर अबाशा स्कूल से मैट्रिक किया था। जी सर। और कराची मैंने लॉ किया था, कराची से। ठीक सर। एसएम लॉ कॉलेज से। और उसके बाद मैंने 1973 में मैं एज एन एडवोकेट भावलपुर में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। ठीक सर। और आज तक मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपको वकील बनना है? देखिए, एक तो होता है इंसान को बाई बर्थ एक इंसान की इंटेंशन होती है जी। एक होता है उसको सर्कमस्टांसेस बना देते हैं। मैं वैसे पैदाइशी तौर पर, क्योंकि मेरा आइडियल जुल्फ़िकार भुट्टो था, तो लिहाजा क्योंकि फ्राम द एजुकेशन में पीएसएफ का स्टूडेंट था। ठीक। क्योंकि भुट्टो साहब ख़ुद एक वकील थे, क़ायद आज़म वकील थे, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, इसलिए मैंने अपने आप को इस प्रोफेशन में ढाला। ठीक। और इस प्रोफेशन में जो इंसान को इज़्ज़त मिलती है, ये इज़्ज़त है किसी प्रोफेशन में नहीं। ठीक। शर्त यह है कि वो कानूनदान हो, प्रोफेशन को जानता हो, और फिर उसको इदारा भी उसको रिगार्ड करता है। मैंने इस प्रोफेशन ही से भी तरक्की की है। इस प्रोफेशन ही में से मुझे ज़िया-उल-हक के दौर से गिरफ़्तार किया जाता रहा। अच्छा। मेरी 2.5 साल जेल है। अच्छा। मैंने पंजाब की तमाम जेलें काटी हैं। अच्छा। और मैंने मुल्क में आइन, जमहूरियत, बुनियादी हकूक़ की बहाली के लिए मैंने जद्दोजहद की है। और हम क्योंकि ज़मीर के कैदी थे और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था गिरफ़्तार होना, जेल काटने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं कोर्ट में यूनिफॉर्म में ही बैठा होता था, तो ज़िया-उल-हक की पुलिस मुझे गिरफ़्तार करके ले जाती थी। अच्छा। तो ये एक प्रोफेशन ही था जिसने मुझे सेव किया। प्रोफेशन ही था जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान के अहम ओहदे पर मैं फैज़ हुआ। और हमने आमराना, ज़ालिमाना, गासिबाना निज़ाम के ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद की। क्योंकि पाकिस्तान में एक ही पार्टी है और थी, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़ायद अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो ने, जो मेरे आइडियल भी हैं और थे और रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्विसेज खिदमात भुट्टो ख़ानदान की है।
आप ये देखें कि कैद अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो को लोग आज भी आइडल मानते हैं और उसकी पार्टी जिंदा हयात मौजूद है। कैद अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो ने गरीबों को जीना सिखाया, गरीबों को ज़बान दी, बोलने का तरीका सिखाया, यहाँ तक कि हकूक जो मांगने का तरीका कार कैद अवाम ने दिया, किसी ने दिया। बिल्कुल। फिर कैद अवाम ने गरीबों, मजदूरों, किसानों, काश्तकारों के लिए काम किया। आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अजीम चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने किसानों को हकूक दिए, 12.5 एकड़ ज़मीन दी, जागीरदार निज़ाम का खात्मा किया, यहाँ तक कि 7 मरले की ज़मीन जो थी रिहायशी वो देहातों में किसानों के दी गई, 5 मरले के प्लाट, मुफ्त प्लाट शहरियों को दिए गए। किसानों को, काश्तकारों को, जागीरदारों के चंबे से निकालने के लिए उनको अपने पाँव पर खड़ करने का रोज़गार दिया, इज्जत वक़ार से उनको ज़मीन अलाट कर दी गई। ठीक। आप ये देखें कि कैद अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो ही थे जिसने तमाम जमातों की मुत्तफ़क़ा आरा से मुल्क का आइन बनाया। 1973 पर तमाम जमातों, जितनी अपोजिशन की जमातें थीं उस वक्त, सबके दस्तखत मौजूद हैं। ये जो मौजूदा आइन है ये मुत्तफ़क़ा आइन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिया हुआ आइन है। सही। और इसमें अब तो काफ़ी तरमीम हो चुकी हैं, लेकिन कैद अवाम जुल्फ़िकार भुट्टो ने जब आइन दिया था तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर 8 साल तक इस आइन पर अमल दरामद हो गया तो मुल्क में इस्लामाइजेशन आ जाएगी। ठीक। इस्लामी निज़ाम का बाकायदगी से आगाज़ शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में आमरू ने, डिक्टेटर ने आइन का हुलिया बिगाड़ा, आइन को कमज़ोर किया गया, लेकिन जैसे ही जमहूरी हुकूमतें आई फिर उन्होंने आइन को बहाल किया जी। इस तरीके से पाकिस्तान में ये जद्दोजहद होती रही। लेकिन पाकिस्तान का ये आइन जो है ये फेडरेशन की ज़मानत है जी। आज आप ये देखें कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे कोर्ट ना लगाती जी, जिस दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन की मूवमेंट थी, जिस दिन होना था नो कॉन्फिडेंस, जिसको रोक दिया गया था जी। साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जी अपने स्पीकर को रोक दिया, अपने डिप्टी स्पीकर को रोक दिया जी। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे जबकि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह मैंडेट था। कहा गया कि हर सूरत उसी दिन राय शुमारी होगी और किसी शख्स को वोट के लिए नहीं रोका जाएगा। अगर आपको ये मैं बता दूं जी, अगर उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालतें ना लगती और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट ना होते तो ये मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि उन्होंने न कि आइन को बचाया बल्कि मुल्क को बचाया, मुल्क की सालमियत को बचाया। बार बार ये कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट 12 बजे क्यों लगी। सुप्रीम कोर्ट तो हर वक्त कायम हो सकती है, हर वक्त लगाई जा सकती है। अदालतें हर वक्त खोली जा सकती हैं जब मुल्क का मामला आएगा, मुल्क की सालमियत की बात आएगी तो अदालतें मुल्क के बगैर तो नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। तो ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने आइन को, मुल्क की सालमियत को बचा दिया। ठीक, ज़बरदस्त। और अगर मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मेरी 50 साल की स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट की है और मैंने इतनी ही स्टैंडिंग मेरी पॉलिटिक्स में है। ठीक, क्योंकि मैं मुल्क के अहम ओहदों पर फैज़ रहा हूँ। बिल्कुल। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का एडवाइज़र था 88 से 90 तक। आई वॉज द एडवाइज़र विद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो माशाअल्लाह। और हमारी जद्दोजहद थी। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी को ये शर्फ हासिल है कि वो मैं जागीरदार सरमायादार तो नहीं था ना,
मुझे उन्होंने एडवाइज़र बनाया, मेरी एफिलिएशन थी, मेरी संगल थी, मेरी सर्विस थी जो मैंने रेंडर की थी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इन फेवर ऑफ द कंट्री जी। that was recognized by the government of that was recognized by the Pakistan People's Party. Due to that reason I was elevated, I was appointed as advisor Prime Minister of Pakistan. तो ये आइन को बचाना, आइन पर अमल दरामद करना अदालतों का काम है, बिल्कुल, और किसी शख्स का काम नहीं है। हम कानूनदान तबका जो है, हमारी जिम्मेवारी है, बिल्कुल, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त अदालतों को प्रेशराइज करते हैं, अदालत को कहते हैं कि जहाँ वायलेशन होती है, जहाँ खिलाफ वर्जी होती है, अदालतों को हम गुजारिश करते हैं, अदालतों को हम असेस करते हैं, अदालतों को हम वजाहत से आइन कानून पेश करते हैं, और लोगों को हम जो दाद रस्सी होती है, जो उनका हक होता है, उनका लेकर देते हैं। ये एक लायर्स की जिम्मेवारी है, और कानूनदान होने के नाते से मैं फिर ये कहूँगा जी कि इस वक्त मुल्क में आइन के खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आइन को वैलेट किया जा रहा है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने जी ऑर्डर किया कि जनाब वजीर आला का हल्फ लिया जाना चाहिए। गवर्नर को कोई अख्तियार नहीं था कि वो उससे इनकार करता। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं जी, उसकी जिम्मेवारी थी वो एज पर आइन, एज पर लॉ, एज पर डायरेक्शन के मुताबिक हो जाता, लेकिन उसने खुद आइन की खिलाफ वर्जी की है। जब उसको हटा दिया गया तो सदर की जिम्मेवारी नहीं थी कि उसको ये कहते कि वो काम करने के लिए मैं उनको कह देता। सदर का तो अख्तियार ही नहीं है, अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अख्तियार होता है। सदर तो एडवाइस देता है उसको, उसके मुताबिक दस्तखत करके, एक मशीन होता है, वो मशीन थी कैसे, वो सिर्फ दस्तखत करने वाली एक मशीन है, प्रेसिडेंट एक अथॉरिटी है, नॉट अदरवाइज। अच्छा, सदर के पास कोई अख्तियार नहीं है। सारा जो कुछ हो रहा है, ये पीटीआई मुल्क में आइन कानून को ब्लॉक करना चाहती है, मुल्क में ऐसे हालात बनना चाहती है जिससे मुल्क में अफरा तफरी पैदा होगी, जिससे मुल्क में नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा, मुल्क को जिससे नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा जी। और अगर इस किस्म के इक़दामात की इजाज़त दी जाती रही तो न कि अफरा तफरी होगी, फिर मुल्क में बगावत हो जाएगी जी। जब रियासत के खिलाफ बगावत होती है तो रियासत अपने आप को सेव करने के लिए आईनी हाथों से निपटती है। मुल्क की बका सालमियत के लिए किसी को कुर्बान किया जा सकता है, मुल्क की बका सलामती के लिए। तो इमरान खान को यह अख्तियार नहीं है कि वो आइन को ब्लॉक करे, आइन की खिलाफ वर्जी करे, और आइन का मुर्तकब, खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है। और हर दिन ये थ्रेट देना कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, आप जाकर तो देखें इस्लामाबाद, आप इस्लामाबाद तो जाएं, आपको रियलाइज होगा बगावत कैसे होती है, बगावत से किस किस्म के सिक्योरिटी इदारे निपटते हैं। फिर एक आदमी ने मैं ना मानू वाली बात कर रहे हैं। आप ये देखें कि आज वो ये कहता है, जब एक बात का प्रूफ ही नहीं मिला, सिक्योरिटी इदारे कह चुके हैं देयर इज नो इंट्रिग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज ऑन रिकॉर्ड। तो दे डिमांडेड क्या कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस भेजा जाए। आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो बयान दे चुके हैं, आप तो कहते हैं मेरे दिल में दर्द है कि सुप्रीम कोर्ट ने रात के 12 बजे की कोर्ट लगाई थी। कल आप सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फिर फैसला दे, फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान ने नहीं मानना। और आप ये देखें कि जैसे वो इलेक्शन कमीशन मुतालबा कर रहा है कि उसको हटा दिया जाए, इज नो मोर अथॉरिटी।
ये खुद ले आए, इनकी कंसेंट से आए। आज उनको इसलिए अच्छा नहीं लगा कि फॉरेन फंडिंग जो केस है वो उनके खिलाफ क्लियर है, और उनको पता है कि ना कि ये ना आयल होंगे बल्कि पार्टी भी बैन हो जाएगी। अब ये हालात पैदा हो गए हैं मुल्क में कि पार्टी बैन की जा सकती है। अच्छा, आपके सामने मुजीब का अंजाम देखा नहीं आपने? मुजीब का अंजाम आपको याद नहीं है? बगावत करनी है उसने, ईस्ट पाकिस्तान तो बनवा लिया, लेकिन वो तो मर गया, उसको तो मार दिया गया। ठीक। जब अफराद मुल्क की बका सालमियत के खिलाफ अमल करते हैं तो फिर स्टेट जो होती है, रियासत, अपनी बका सलामती के लिए इकदाम करती है। बिल्कुल सर। इसलिए अब हर शहरी की जिम्मेदारी है कि जो आने वाले हालात हैं जी, बड़े अजीब किस्म के, अगर इस किस्म के इकदामात को ना रोका गया, इमरान खान के इकदामात को, तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट को वो नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं मानते, आर्मी को वो नहीं मानते, किसी इदारे को जो उसके खिलाफ फैसला करेगा उसको नहीं मानते। तो किस किस्म का जनाब कमीशन कराया जाए, और क्यों कराया जाए? करा भी दें तो किस बात की गारंटी है? कौन गारंटी देगा इस बात की? इमरान खान की तो कोई गारंटी नहीं। जब निकलेंगे करप्शन के केसेस तो पता लग जाएगा ईमानदारी का, कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। हम किसी को डिफेंस नहीं कर रहे, हम कहते हैं जिसने करप्शन की है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कानूनदान हैं, हमारे सामने एविडेंस होती है, हम एविडेंस की रोशनी में सजा देते हैं और एविडेंस की रोशनी में छोड़ते हैं। हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, विदाउट एनी एविडेंस कुछ नहीं हो सकता। तो लिहाजा इस वक्त इतना सियासतदानों ने ये कुछ किया है कि अपना अख्तियार जो है पार्लियामेंट का खोकर वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। ठीक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पैदाइशी तौर पर हक है कि वेयर देयर इज इलीगल ऑर्डर्स पास्ड, where there is without lawful authority illegal void order passed, and then Supreme Court and High Court have a jurisdiction to interrupt and to set aside the order. It's the legal responsibility of the courts. Of course, Supreme Court and High Courts are the authority to interpret the law. And whenever there is a matter of country, जहां मुल्क की सालमियत की बात आ जाए तो वहां सुप्रीम कोर्ट को तो अख्तियार ही अख्तियार है। बिल्कुल, जुरिस्डिक्शन है, उसको वो सेटिसाइड कर देते। आप ये देखें कि एक आदमी ने वोट नहीं डाला, उसको नाअहल कैसे करार दे सकते? जब एक्ट होता है, जब प्रभावशाली होता है, जब काज ऑफ एक्शन होता है तो उस वक्त सब कुछ होता है। देयर वॉज नो काज ऑफ एक्शन। लॉ मौजूद है, नाअहली का कानून मौजूद अपनी जगह है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना बताना है। लेकिन किसी शख्स को वोट कास्ट करने से नहीं रोक सकते। ठीक। अब जैसे कि पंजाब के वजीर आला का ओह तो रोका, वो हो जाना है, उसको कुछ नहीं रोक सकता। आप आज़ाद कश्मीर में देखें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाइकाट किया, एक्स पार्टी था, मुझे हो गया, प्राइम मिनिस्टर बैठा है आपके सामने, उन्होंने बाइकाट किया, इधर हंगामा आराई की,
सबके सामने है जी। और जो वोट बैठे थे वो बाकायदा वोट कास्ट हुए। आप स्पीकर इलेक्ट हुआ है पाकिस्तान में, मेरा दोस्त है, मेरे साथी है, राजा परवेज़ में इकट्ठे साथी हैं, वो आपके सामने हुआ। तो कौन रोक सकता है? ब्लॉक नहीं करना चाहिए आइन को, आइन को ब्लॉक करने की सजा है। सदर पाकिस्तान क्योंकि पीटीआई का है, उसने हल्फ नहीं उठवाना, तो ये और वायलेशन है, आइन की वायलेशन सदर पाकिस्तान की, अपने हल्फ की खिलाफवर्जी। इसी तरीके से गवर्नर, आप देख लीजिएगा, मैं आज बता रहा हूं, गवर्नर तो और आना ही उनसे हटा दिया गया है। कितने दिन तुम बैठोगे? कितने दिन सदर और गवर्नर साहब बैठेंगे? दोनों नए आएंगे, दोनों आपके सामने नए आएंगे, उसने हल्फ उठाना है जी। कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वोट कास्ट हो चुका है। ठीक। वोट की पावर से इमरान खान बाहर गया है। ठीक। अगर इमरान के खान के पास वोट की पावर थी तो उसको कोई नहीं हटा सकता था। अगर हुकूमत में आप हैं तो एवरीथिंग इज ओके। अब जो गवर्नमेंट के पास चले जाएं तो फिर आपको हर आदमी गद्दार लगता है। तो ये कम से कम हमारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। देखिए, ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो है और रहेगा। मैं सबसे सीनियर हूं, मैं यूसुफ शाह गिलानी से सीनियर हूं। मैं और कायम अली शाह दो आदमी बैठे हैं। अच्छा। पंजाब में मुझसे कोई सीनियर नहीं बैठा। देखे ना, मैंने जिंदगी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुल्क के लिए जिंदगी दी है जी। मेरी खिदमात है मुल्क के लिए। तो लिहाजा जो लोग मुल्क के लिए लड़ते हैं, जद्दोजहद करते हैं, वो मुल्क की बका सलामती के लिए जद्दोजहद करते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं। हम तो हर वक्त जद्दोजहद करने को तैयार, वी आर रेडी। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे पकड़ लिया है। जी बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास आई एम सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरे पास लैंड कमीशन का काम है, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, मेरे पास सिविल का काम है। मैं मसरूफ़ तरीन वकील हूँ, मेरे पास काम टाइम नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं मुल्क को भी तो टाइम देना है। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि आपने ये चैनल जो किया, खोला है, चलाया है भावलपुर के लिए, ये इन महरूम इलाकों के लिए होना चाहिए और ये उनकी नुमाइंदगी करता है और उनकी आवाज़ आवाम तक पहुंचाता है। जी। इसलिए इस चैनल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आप इक़दाम करें इंशाअल्लाह, ताकि यह है कि न कि आप सिर्फ इंटरव्यू लें, बल्कि आप जो प्रोसेशन हैं, जलसे जुलूस हैं, जो मीटिंग्स हैं, जी, उनकी कवरेज करें। भावलपुर को एक इस तरीके से नुमाइंदगी दें ताकि उनके हकूक़ जो एक अरसे दराज से मुअत्तल हुए हैं, सस्पेंड किए गए, डिप्राइव किए गए, महरूम कर दिया गया, तो भावलपुर के उनके हकूक़ मिलने चाहिए। जी ठीक सर। आप एनी क्वेश्चन सर? हाँ जी सर, जनाब मुझे आपने करंट सिचुएशन पे बात की है, अब मैं एज अ सीनियर कानूनदान आपसे पूछूंगा कि अच्छा वकील बनने के लिए क्या ज़रूरी है? देखिए जी, अच्छा वकील बनने के लिए एक वकील को मेहनत करनी पड़ती है, उसको किसी सीनियर के साथ अटैच होना चाहिए, उसको अच्छे सीनियर की ज़रूरत होती है जी। और सीनियर नहीं सिखाता, खुद सीखता है बंदा। उसको खुद लगन हो, खुद शौक़ हो तो वो बनता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? देखें, वो ऐसे ही हैसियत है जैसे जंगल में आप रह रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जंगल में कोई कानून नहीं होता, वहाँ रूल ऑफ लॉ की बात होती नहीं। ठीक। रूल ऑफ लॉ एक माशरे की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए बनाया जाता है। मुआशरा, तबकात, हुकूमतें इसलिए रूल ऑफ लॉ की बात करती हैं
कि लोगों को उसके दायरे के अंदर रखा जाए, कोई किसी के बुनियादी हकूक़ की वायलेशन ना करे, बुनियादी फंडामेंटल राइट्स के हकूक़ जो होते हैं वो गज़ब ना करे। तो रूल ऑफ लॉ अगर होगा, तो आप ये देखें कि इन्होंने तो रूल ऑफ लॉ का खाना ख़राब कर दिया है इमरान खान ने। आप ये देख लेना, ये जो कुछ करता जाएगा वो इदारों से दूर होता जाएगा, अवाम से दूर होता जाएगा। ठीक सर, इंसाफ मुहैया करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ हैं? देखें, पाकिस्तान में बहुत महंगा इंसाफ है। अच्छा। जो गरीब आदमी के दस्तरस से बाहर है। सही। यहाँ का गरीब आदमी इंसाफ नहीं पा सकता। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट का मैं कानूनदान का मैंने बना था, मेरा एनरोलमेंट हुआ था, तो मुझसे यही क्वेश्चंस किया गया था। मैंने कहा जी बात यह है कि इंसाफ को सस्ता करने के लिए, लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए इंसाफ को सस्ता करना पड़ेगा। मकसद यह है कि एक आम आदमी एक सिविल जज की कोर्ट में नहीं जा सकता ता वक्त के उसके पास पैसे नहीं होंगे वकील करने के लिए, वकील की फीस देने के लिए उसको पैसे होंगे तो वो वकील करेगा, उसको इंसाफ मिलेगा। एक आदमी को रोटी नहीं मिलती, बच्चों को पढ़ाने तो कुजा रह गया। हमने तो वो हालात देखे जेल में जो किसी ने नहीं देखे। सही। मेरे साथ मैंने जेल काटी है, मेरे साथ तो हर किस्म का तबका रहा है। वो हमें तो हर किस्म का आदमी हमारे पास आया है। हम तो हर किस्म के मुल्क के हालात को जानते हैं। इंसाफ फराहम करने के लिए दो किस्म की सरपरस्ती, एक तो हुकूमत सरपरस्ती करे कि वकला जो हैं उनकी फीसें अदा करें हुकूमत, और आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट इंसाफ दिया जाए। सही, ज़बरदस्त, क्या तजवीज़ है, अच्छी तजवीज़ है सर। यहाँ पे मैं जी बात कर रहे थे आप, देखिए कंटिन्यू करें। मैंने कहा था आसिफ अली जरदारी से व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, एंड आई वाज द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दैट्स गुड। मैंने कहा जी बात यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दें। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अलहदा जजेस बना दें, चीफ जस्टिस बना दें कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें पॉलिटिकल मैटर्स भी होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के। दूसरा सिविल मैटर के अलहदा बना दें, क्रिमिनल और सिविल मैटर। इसके अलावा मैंने कहा था कि गरीबों को इंसाफ फराहम करने के लिए एक क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी वकला में। सिविल कोर्ट का वकील सिविल कोर्ट में रहेगा, उसको वहां की उसके मुताबिक तनख्वाह दें। जो सिविल कोर्ट का जज है उसके मुताबिक उसको तनख्वाह दें। ठीक। जो सेशन कोर्ट का वकील है, सेशन जज के मुताबिक उसको तनख्वाह दें, उसकी स्केल के मुताबिक। जो हाई कोर्ट का वकील है, हाई कोर्ट का स्केल दें उसको, और उसका इक्वल स्टेटस है। आज भी मैं बहैसियत कानूनदान जिस कोर्ट में पेश होता हूँ, लॉ मुझे प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है कि मेरा वही स्टेटस होता है जिस कोर्ट में मैं पेश होता हूँ। आप कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जज की होती है, मैं कहता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वकील की भी होती है। अच्छा। जहां जज को नोटिस दे सकता है, वहां वकील भी नोटिस देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का।
ये पावस ये जगह नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है पावस का। बिल्कुल। आप भी एक नई बात सुन रहे होंगे ना मुझसे। जी बिल्कुल। क्योंकि मैं एक्सपीरियंस आदमी हूँ। मैं कानून यूं समझे मेरी पैदाइशी कानून है। मैं तो अब कानून बन चुका हूँ, मैं वकील तो नहीं हूँ। बिल्कुल। वकील और कानून में बड़ा फर्क है। बिल्कुल ऐसा है। हम वकील कहलाते हैं, लेकिन जब कानूनदान कहलाएंगे तो फिर आपको पता लगेगा वकील और कानून क्या होता है, क्या फर्क है। बिल्कुल। मैं नाउ आई एम द अथॉरिटी। जितने ज्यादा थे मुझसे जूनियर होते हैं, सही। मैं सबसे सीनियर होता हूं। आई रिगार्ड द कोर्ट्स एंड दे रिगार्ड माई सेल्फ। ठीक सर, एक और सवाल पूछूंगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील बनने के लिए क्या शराइत हैं? देखिए, उसमें एक तो आपको 10 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। फिर उसमें उस बंदे का टेस्ट होता है प्रिंसिपल सीट पर। अच्छा। और एक कमेटी होती है सीनियर जजेस की, 2 जज होते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, वो उसमें क्वेश्चन करते हैं उससे लॉ के। उसमें वो अगर कामयाब हो जाता है तो वो लिखते हैं फिट फॉर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट में एनरोलमेंट के लिए उसका अलहदा वहाँ इंटरव्यू होता है। ठीक। वो सुप्रीम कोर्ट का एक सीनियर जज और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होता है, 2 बंदे इंटरव्यू देते हैं। फिर उसको उनके इंटरव्यू में अगर वो कामयाब हो जाता है देन वो एनरोल हो जाता है एज एन एडवोकेट। ठीक। सुप्रीम कोर्ट। ठीक। सर, अदालतों में इंसाफ की फराहमी में कौन सी बड़ी रुकावट है? देखें जी, अदालत में सबसे बड़ी रुकावट 2 हैं जी। एक तो डिले टेक्टिक से है, जो डिले किया जाता है, ताखीर से फैसले क्यों होते हैं। आप ये देखें कि ये 2 वजूहत हैं। अभी मैंने कहा 2 वजूहत हैं। एक तो पंजाब में आप देखें, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर आज तक लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में 50 जजों की वैकेंसीज हैं और 50 ही जज हैं। जबकि आप देखें 12.5 करोड़ का ये इलाका है, पंजाब सबसे बड़ा है जी। कम अज कम 100 जजों की वैकेंसी बनानी चाहिए। एक तो ये वजह है, जजों की तादाद कम होना, फैसले नहीं हो सकते उसके मुताबिक, जिसकी वजह से लोगों को एक अरसा दराज से इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे एक और सवाल पूछूंगा कि जज साहबान के लिए इंसाफ मुहैया करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए जी, जज साहबान जो हैं वो कानून के तहत फैसला करते हैं, आइन के तहत फैसला करते हैं, और ये हम लोग ही हैं जो जजेस को असिस्ट करते हैं, कानून पेश करते हैं। अच्छा। और हम अगर अच्छा कानून पेश करेंगे, केस को मेहनत करके जाएंगे, केस की हिफाजत को समझ कर जाएंगे, मेरा ईमान है मैं वो वकील बैठा हूँ जो 100% मेरा रिजल्ट गुड होता। क्यों? मैं झूठा केस नहीं लेता, गलत केस नहीं लेता। अच्छा। जो जो केस नहीं बनता नहीं लेता। ठीक। क्योंकि मैं तहज्जुद गुजार बंदा हूँ, मैं रात को अल्लाह को जवाब देता, मैं खुदा को जवाब। क्या बात है। और सवाल पूछूंगा कि करप्शन को अदालतों से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तजवीज़ दें। देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक ऐसी नासूर है जी। ये एक फ़र्द की बात आती है, जहाँ मुआशरे में नाइंसाफ़ियाँ होंगी वहाँ जराइम बढ़ेंगे। जहाँ मुआशरे में पढ़े लिखे लोग डिग्रियाँ लेके फिरते रहेंगे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो जराइम पेशा बन जाते हैं। जब लोगों को रोज़गार के मौके नहीं देंगे, मुआशी तौर पर लोगों को बहाल नहीं करेंगे, उनकी इक्तिसादी सूरत हाल और मुआशी रोज़गार फराहम नहीं करेंगे तो जराइम होंगे। तो इसलिए
एक फर्द को बेहतर तरबियत देने के लिए उसका घर होता है, उसका इदारा होता है, उसका मुल्क होता है, उसका हाकिम होता है। यहाँ तो आपने खुद देखा कि अपने आप के सामने इक़्तिदार के लिए लड़ी लड़ी जा रही है। इमरान खान साहब इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, अवाम की तो जंग नहीं लड़ रहे। अवाम तो आज भी उसी तरीके से चक्की में फिस रहे हैं। अभी नई हुकूमत आई है, इनको तो बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कुछ कर गए हैं वो फौरी तौर पर नहीं ख़त्म किया जा सकता। मैं हूं या आप हूं या शहबाज शरीफ साहब हों, उनको टाइम लगेगा इस माहौल को ठीक करते हुए। देखें, पाकिस्तान में रिलीफ देने के लिए सबसे बेहतरीन इकदाम यह है कि IMF से छुटकारा हासिल करना चाहिए। जब तक आप IMF से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि IMF ने तो कदम लगा रखी है कि अवाम को तो रिलीफ ही नहीं देना। वो तक सरमायादारा निज़ाम का एक हिस्सा है, और आप इसलिए लोन लेते हैं जब आपके पास पैसे नहीं होते मुल्क चलाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी, जब तक मुल्क में यहाँ से आप ये देखें कि गंदम हमारे मुल्क में हम मंगवाते हैं बाहर, कितने अफसोस की बात है। आप कहते हैं क्यों? गंदम स्मगलिंग होती है, बलूचिस्तान से स्मगलिंग होती है, ईरान से स्मगलिंग होती है, भारत से स्मगलिंग होती है। उसको कौन रोकेगा? ट्रक के ट्रक भर। जब मैं एडवाइजर था उस वक्त, अब मैं जब डिप्टी अटॉर्नी जनरल था, अब भी मैंने पॉइंट आउट किया था, यहां सिर्फ गंदम नहीं स्मगलिंग होती, यहां जानवर स्मगलिंग होती है, यहां इंसान स्मगलिंग होते हैं। उनको कौन रोकेगा? तो आप गंदम को स्मगलिंग ना होने दें, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपके पास वाफिर गंदम। ठीक सर, सवाल पूछूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन कौन से केस पेंडिंग हैं, इस पेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए जी, मैंने बात फिर वही आपने दोहराई है। मैंने कहा कि जब तब तक जुडिशरी में जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकती, उस वक्त तक ये ऐसे तरीके से माहौल रहेगा। सर, आप साबिक एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को कैसा लीडर आप मानते हैं? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब की, जो भुट्टो साहब का वर्सा था, जो फ़लसफ़ा था, जो प्रोग्राम था जी, वो बेनज़ीर लेकर चल रही थी। क्योंकि हम तो वो साथी हैं, इकट्ठे बैठते खाना खाते थे, इकट्ठे जदोजहद किए, इकट्ठे सफ़र करते थे। हमने तो मोहतरमा को अवाम का ऐसा इंसान, दुख दर्द, ऐसा मसीहा पाया जो मेरी नज़र में आज कोई भी नहीं, आज कोई भी नहीं है। अच्छा। और एक बात याद रखना, पीपल्स पार्टी ही वो मुल्क की जमात है जो अवामी जमहूरी जमात है, जिसके पास प्रोग्राम है, जिसके पास स्ट्रक्चर है, जिसकी तारीख है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की मदद से बरसरदार रही है। पीपल्स पार्टी कभी साजिश करके बरकरार नहीं आई। ठीक। और आज भी पीपल्स पार्टी को जिन चैलेंजों का मुकाबला है, उसके निपटने के लिए इनको बड़ी सारी चीज़ों से पर्दा उठाना पड़ेगा। कि पीपल्स पार्टी में प्रॉब्लम ये हो गए हैं कि पुराने लोगों को भूलते जा रहे हैं। अच्छा। जैसे कि एतजाज़ हसन बैठा लाहौर, जैसे मैं बैठा हूँ एक बार, मुझे तो बुलाते हैं, मैं चला जाता हूँ।
इससे उसे भी बुलाते चले जाते हैं। लेकिन आप लोगों का काम ये है कि खुशामदी से दूर रहें। जब आप खुशामदी बिठा लेंगे और वो खुशामदी अपने बच्चों को एमएनएस बनाना चाह रहे हैं, भावलपुर में तो पीपल्स पार्टी ही नहीं है। आप किसी से पता कर लें कितने यहाँ ऑफिस हैं, बड़े नाम लोगों के टोला है जिनके कोई फुटिंग नहीं है। यहाँ तक कि मैंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को रहीम यार खान, बिलावल भुट्टो साहब को, मैं हम 3 आदमी थे, 4 आदमी थे, मैं, बिलावल भुट्टो, मखदूम यूसुफ गिलानी, अहमद महमूद और ढिल्लू, बस। मैंने कहा था भावलपुर में पीपल्स पार्टी नहीं है। भावलपुर का प्रेसिडेंट मुल्तान का है और भावलपुर में लगा है, बंदा मुल्तान का रहने वाला है। अच्छा, शाहरुख साहब है कोई जी, शाहरुख मलिक, रहते मुल्तान के हैं, जमीन जायदाद उधर है, सदर कुछ लोगों के माँ पर यहाँ बना हुआ है। बंदे बाहर के होते हैं, एमएनए का टिकट उनको यहाँ दिया जाता है, तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे? सही बात है। आपने इलेक्शन जीतना है तो हमारी मुशावरत से जीतें। बिल्कुल, हमें पता है कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। हमें पता है कि इस आदमी की क्या हैसियत है। मेरा साला, मेरा भाई आकर इलेक्शन लड़ना शुरू कर दे, खान मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, तो वो तो इलेक्शन नहीं जीत सकता। खान मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो जीत सकता है, मेरी फुटेंग है। मुझे तो पाकिस्तान का एक एक बंदा जानता है, मैं तो आवाम में हूं, मेरी तो कम्युनिटी है, मेरी तो बिरादरी है, मैं तो वकील हूं। मेरी अपनी एक बिरादरी है, लय्यस बिरादरी है। मुझे अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, मेरी जायदाद है, मेरी जमीन है, मेरे सब कुछ है मेरे पास, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तो अवाम का आदमी हूं। यहां भावलपुर में कोई पीपल्स पार्टी का बंदा ऐसा नहीं है जो इस पोजीशन में है। इंपोर्ट किए जा रहे हैं कि आओ जी आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, अहमद महमूद साहब जो हैं वो रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखते हैं जी, उनका अपना तो होल्ड है अपने इलाके में, यहाँ तो होल्ड नहीं। बिल्कुल नहीं। और जनूबी पंजाब का जब से वो सदर बने हैं, किसी एक जगह उन्होंने दौरा नहीं किया डिवीजन में। अच्छा, जनूबी पंजाब के मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, कभी कहीं नहीं गए। और जनूबी पंजाब का कोई दफ्तर नहीं है इन इलाकों में, वो अपना लाहौर में उनका ज़ाती दफ्तर है। अच्छा, और वहाँ वो बैठ के वो काम करते हैं। मेरे दोस्त हैं अहमद महमूद साहब, बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको पता है, ये बोल देते, कह देता हूँ। मैं जब बिलावल साहब से कह दिया, मैंने कभी आए भावलपुर में आपको दावत देता हूँ, मैं अखराजात करूँगा। मैंने उनसे कहा आप आ जाएं। जनूबी पंजाब का दौरा किया, भावलपुर में नहीं है क्योंकि पार्टी तंजीम नहीं थी। ज़कात साहब करता था सारा खर्चा वर्चा, तो उसके पास भी अब जाना छोड़ दिया। खुशामदी ने उसका भी काम तो रोक दिया कि ज़कात के पास भी ना जाना। ज़कात अशरफ मेरा साथी है, दोस्त है मेरा। तो कहने का मकसद है कि पीपल्स पार्टी को अपग्रेड करने के लिए पुराने साथियों को लाना पड़ेगा, उनकी मुशावरत से पार्टी चलानी पड़ेगी, उनकी मुशावरत से टिकटें देनी पड़ेगी, तब आपको जाकर इलेक्शन में जीतना पड़ेगा। ठीक, आप लियाकतपुर को देख लें, मुबीन आ गया ना फिर पीपल्स पार्टी में। अच्छा, हाँ, वो सारा उनको, आपको पता नहीं, मैं तो बता दूं, उसका वालिद पीपल्स पार्टी का था। मुबीन साहब तो हर दफ़ा पार्टी चेंज कर देते हैं। उसको उसकी बताया कि उसका वालिद हमारे साथ रहा है ना, एमएनए मिनिस्टर रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं वक्त को देख कर आते हैं। हाँ। वक्त बीन है लोग ये। हम जैसा बंदा तो इनको बात कर सकता है, कह सकता है, बिल्कुल, और तो कोई नहीं कह सकता। ठीक सर, यहाँ पे एक सवाल ऐड करूँगा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बिलावल भुट्टो साहब को प्रिविलेज ये है कि वो भुट्टो साहब के नवासे हैं।
प्रिविलेज ये है कि वो बेनज़ीर के बेटे हैं। हम्म। वो उन्हीं के जो मंशूर है, जो प्रोग्राम है, उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन जो जरदारी साहब जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता पीपल्स पार्टी। मेरे तो खैर बड़े मेहरबान हैं, मेरे तो ज़ाती जानते हैं ना। ठीक सर, ये तो हमने कानून के हवाले से बात की, सियासत के हवाले से बात की। अब मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन बहावलपुर थे, उस दौर में आपने बार के लिए क्या कोई डेवलपमेंट करवाई थी? देखें जी, बार में मैंने बार का जो इमेज था वो अपग्रेड कराया था। अच्छा। मैंने वुकला के लिए बार रूम को क्लब बना दिया था। अच्छा। लाइब्रेरी शाम के 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुलती थी हाई कोर्ट की। अच्छा। वकीलों को मैंने चाय मुफ्त फराम करा दी थी। अच्छा। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 1 घंटा मुफ्त चाय पीते थे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ठीक। तो हमने एक वकील के इमेज को बढ़ाया, जजों को रिगार्ड करने के लिए जजों ने रिगार्ड किया, इज्जत दी। वकील का माशरे में जो वकार है, वकील अपना वकार खुद रखता है। कोई जज या कानून आकर नहीं उसको वहां करता। मैं जा रहा होता हूं तो मैं भी ट्रैफिक की मेरी जिम्मेदारी है कि ट्रैफिक वाला रोको, मैं रुक जाऊं। वो तो उनकी बड़ी मेहरबानी है, कोई बात तो सलाम करके हाँ जी जय खान साहब हैं जी, लेकिन फिर भी हम लाइसेंस दिखाते हैं दिल को। कोई चीज मांगनी, कागज दिखाने पड़ते हैं, करना पड़ता है। आपको जिद नहीं करनी चाहिए, कानून से नहीं लड़ना चाहिए, आइन से नहीं लड़ना चाहिए, मुल्क से नहीं लड़ना चाहिए। अपनी अना का मसला नहीं बनाओ। जब आप अपनी अना में आएंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ठीक सर, माशाल्लाह आप कानूनदान है, सीनियर कानूनदान है। बहुत सारी किताबें मेरे सामने इस वक्त मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको अदब से कितना लगाव है? देखें जी, एक बात सुने, ये अदब नहीं तो और क्या है। मैं क्या पढ़ता हूँ, कानून भी तो एक अदब है ना। ये कुतुब हैं, किताबें हैं जी। मुझे इनसे ही फुर्सत नहीं तो मैं दूसरी किताब क्या पढ़ूंगा। ठीक, बिल्कुल। सर, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? देखें जी, कामयाबी का एक राज है जी। एक इंसान को सबसे पहले नबी रहमतुल्लिल आलमीन के जो सीरत है उसकी रोशनी में आपको चलना पड़ेगा और झूठ नहीं बोलेंगे आप। इखलाक को आप तरजीह देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप, कुछ हो जाए। ईमानदारी से चलें, झूठ ना डाप करें, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक। दूसरा जी, खुद और अपनी औलाद को इतनी अच्छी एजुकेशन दें कि वो अपने पांव पर खड़े हो जाए, ताकि आपकी औलाद आपको कोई शिकवा न कर सके। मैंने अपने बेटों को, मेरा बड़ा बेटा LLM है माशाल्लाह, कराची में, वाइस प्रेसिडेंट है ज़री तरक्याती बैंक का। दूसरा यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुई गैस का भावलपुर में। तीसरा डिप्टी मैनेजर है स्टेट लाइफ में, वो MPhil है स्टेट लाइफ वाला, PhD नहीं कर सका। वो MBA LLB पता नहीं क्या क्या है, एडवोकेट सारा चीज। तो देखें, जब तक बच्चों को आप एजुकेट नहीं करेंगे, उनको वो रवैया, वो तरीकाकार, वो अदाब, वो अखलाक,
वो बातें नहीं बताएंगे जो हकायक पर मबनी, जो सच्चाई है, तो आप जब सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तो आपको कोई मुंह नहीं लगाएगा। सच्ची बात करें, ईमानदारी से चलें। मैं आपके सामने बैठा हूं। यहाँ पे सवाल ऐड करूँगा कि आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? मेरे सबसे बड़ा मेरी वालदा का और फिर मेरी बीवी का। ठीक। सबसे देखें जी, मैं जेल में जाता रहा हूं तो मेरी बीवी फर्स्ट क्लास तरीके से रही है। अच्छा। बात ये होती है, बच्चों की परवरिश करना। जो आदमी अपनी बीवी को सुखा नहीं रख सकता, वो खुद भी सुखा नहीं रह सकता। ठीक। मेरा घर जन्नत का नमूना है। मेरा घर जन्नत का नमूना है, क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरे बच्चों में आ गई है। मेरे 3 बेटे मैरिड हैं। वही तरीकाकार जो वालिद ने अडॉप्ट किया, वो बच्चों ने अडॉप्ट किया। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बनाई है भावलपुर में या पाकिस्तान के हिस्से में? अगर मैं प्रॉपर्टी बनाता तो मैं यहां बैठा होता। इंसान को देनदारी से चलना पड़ेगा। कामयाबी का जीना देनदारी है, और ईमानदारी से चलो, झूठ ना बोलो। तुम्हें दुनिया का कोई शख्स नहीं रोक सकता। आप परवाह ना करें, काम करते जाएं। हाँ, मुखालिफ ज्यादा होंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। ठीक। उनके हाथ में कुछ नहीं आ सकता। ठीक। सर, आपको सैर व सियाहत का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? देखें जी, सैर व सियाहत की बात की तो मैं हुकूमत में था जी, तब भी मैं सऊदी अरब जाता था। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने 2 हज किए हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। 3 उम्रें की हैं, 4 उम्रें की हैं मैंने। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ तो खाना काबा को पसंद करता हूँ, माशाल्लाह। मदीना शरीफ को पसंद करता हूँ। ठीक। बाकी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ठीक। मैं दूसरे ममालिक में क्या करने जाऊँगा जी, बताएं आप। सही बात है। एक आदमी ज़हनी तौर पर खुदा की वादानियत को मानने वाला बंदा है, तहज्जुद गुज़ार है, 5 वक्त नमाजी है, उसने मदीना मक्का में जाना और तो कहीं नहीं जाना। ठीक। सर, खानों के हवाले से बात करूं तो आपको खानों में क्या क्या पसंद है? देखिए जी, खाना देखें, मैं मजदूर आदमी हूँ, मुझे जो खाना मिल जाए खा लेता हूँ। हमने जेल में जो सीखा है ना जी, जेल इंसान को लेसन्स देती है। गो हम पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन इबरतनाक जगह हो। जेल में आप जाते रहे, यहाँ पे एक सवाल मैं क्रिएट करूँगा, जेल में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? देखो जी, जेल में सबसे बड़ा तो निज़ाम जो है वो वहाँ सुपरिटेंडेंट का है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट का है, ये लोग खाते हैं वहाँ। अच्छा। जो जेल का पैसा है यही खाते हैं। जो जेल की जो खुराक है ये अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अच्छी खुराक। उनको तो वो खुराक नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। ईमानदारी वाली बात है, जेल में हर वो काम होता है जो बाहर नहीं होता। अच्छा। पाकिस्तान की हुकूमतें अब जरा जेल पर तवज्जो देने लग गई हैं, सफाई सुथराई पर, खाने पर, देखने पर। अभी भी वो सिस्टम नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी हुकूमत आती है वो भूल जाते हैं भी जेल भी गए थे या नहीं गए थे। जेल का निज़ाम इतना थर्ड क्लास निज़ाम है, और वो 2 आदमी के अंडर है जेल। 1200-1500 कैदी होते हैं, 2000 कैदी होते हैं। एक सुपरिटेंडेंट है, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक डॉक्टर है, बाकी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तो पूछता ही नहीं है। तो इन लोगों के हाथ में वो सब कुछ है। ठीक। सर, बंद करो। सर, आपको गुस्सा आता है और गुस्से पे कैसे कंट्रोल करते हैं? देखिए जी, मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है।
सीधी सी बात है, मैं बड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ। अच्छा। और मेरी ये कोशिश है कि मैं गुस्सा ना करूँ, सच्ची बात ये है। लेकिन कोशिश ये होती है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, ठीक। मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता। तो आप सच्ची बात करें, ईमानदारी से करें तो मैं हाजिर हूँ, ठीक। अदरवाइज नहीं। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? देखिए जी, मेरी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी नहीं। ठीक। मैं मदीना शरीफ बैठा था और वहाँ 90 की बात है। पहले मैंने 89 में हज किया, फिर 90 में किया। तो मैं वहाँ से रात ही को मैं ख्वाब में दुआ मांगी थी कब्र में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत की थी। सुभान अल्लाह। ऐसे कब्र बनी हुई, ईंट रखी हुई ऐसे, मैं खड़े होकर ऐसे दुआ मांगी थी। सुभान अल्लाह। ठीक सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, पुकला बरादरी को एज ए सीनियर कानूनदान आपका क्या पैगाम है? देखिए जी, बहशत कानूनदान इससे बड़ा बेहतरीन और इज्जत वाला प्रोफेशन नहीं हो सकता। ये बड़ा अनथक जद्दोजहद करने का पेशा है और हर आदमी कानूनदान नहीं बन सकता। वकील तो बन जाता है, कानूनदान के लिए तो बढ़िया। आप ये देखें कि अब मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं कानून हूँ। एवरीथिंग इज इन आवर रीच बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अब इस वक्त मेरी ड्राफ्टिंग या मेरा केस जज खुद हैरान होते हैं कि ये बगैर कानून के लिखवाता ही नहीं है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, देखिए देर इज ए, कोई भी जिंदगी में शोबा हो उसमें आप देखिए मेहनत करेंगे, जद्दोजहद करें और दयानतदारी से करते रहे, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आप यहाँ से आगे जगह चले जाएंगे। जब लोगों को ये पता लगेगा कि ये बंदा जो है ये बड़ा मेहनती आदमी है, तो इस इदारे में बड़े सारे मामलात ऐसे हैं, क्योंकि मैं मसावत का बेरुचि भी रहा हूँ। अच्छा। मसावत हमारी पार्टी का था, सिजाद बुखारी चीफ एग्जीक्यूटिव था लाहौर, मेरे पास वो टिकट भी था जो PIA में हाफ देते थे। तो मैंने तो वो प्रोफेशन भी किया, देखा है, मुझे तो पता है कितनी प्रॉब्लम्स हैं सहाफ़त में, एंकर को क्या प्रॉब्लम्स हैं, सहाफ़ी को क्या प्रॉब्लम है, और जो फील्ड में उसको क्या प्रॉब्लम है। असल ये इदारा सनत बन चुका है और मालकान के महलों में न चला गया है। गवर्नमेंट का इतना उसमें हाथ है नहीं, और उसमें भी बगैर सिफारिश के आदमी नहीं जाता। बिल्कुल। एंकर भी ऐसे नहीं लगाएंगे आपको, वो भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद मिसाल कर रहा हूँ, या कोई ऐसा बंदा आप पकड़ें, मैं तो खैर इस मेरी हैसियत नहीं है मैं किसी को लगवा सकूं, मैं तो छोटा सा कानूनदान, मेरी क्या हैसियत है।
तो लिहाजा आपको यहाँ से आगे जाना होगा। आप अपनी मंजिल को आगे देखें कि मैंने वहाँ पहुँचना है, पहुँच जाएंगे। ठीक, थैंक यू सो कोई मच सर। चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। बिल्कुल सर, सही बात। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कानून के हवाले से बात करके। थैंक यू वेरी मच। आप Thank you. आइए 2-4 दिन बाद मेरे पास ज़रूर चक्कर लगाइए, जैसे फ़ोन करते हैं। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। खान मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से हम बात कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।